वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जॉन बुनियन के बारे में है। जॉन बुनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस प्रोज राइटर। बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। और इसकी जो सबसे फेमस बुक है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक थी। द मोस्ट वाइडली रेड बुक एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उसका शुमार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में होता है। कुछ बुक्स में इसकी जो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली हम लेते तो फिर इसको इसको रेस्टोरेशन पीरियड में ऐड किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बुक्स है जिसमें इसको ये प्योरिटन एज में इसको इंक्लूड किया है और वहाँ पर ही हम पढ़ते हैं। लेकिन यानी हाँ, अगर ये रेस्टोरेशन में है या फिर प्योरिटन में है, बट द मैन इज़ वेरी important and we need to understand him. The first thing about him is his life. उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ही हमने डिस्कस करना है। He was born in 1628 and the last year of his life was 1688, the year in which the bloodless revolution happened. वो हुआ था। मिल्टन, although unlike मिल्टन की तरह तो नहीं था, क्योंकि मिल्टन बिलोंग एक एरिस्टोक्रेटिक ख़ानदान से था, एक अपर ख़ानदान से था। बुनियन एक गरीब ख़ानदान से था। ही वॉज वेरी पुअर एंड ही वॉज अ सन ऑफ अ थिंकर, जो चीज़ें बनाता था एंड वॉज वेरी मच पुअर सोल। और तो इस तरह से इसको अगर हम इसकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, सो बुनियन वाज द थिंकर बाय ट्रेड। और एक हम्बल से ख़ानदान में उसका बर्थ हुआ था। और इसकी जो चीज़ें थी, और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि उसकी एजुकेशन थी, वो भी काफ़ी वेग थी, ज़्यादा नहीं पता किसी को उसके एजुकेशंस के बारे में। लेकिन जब भी वो चीज़ें बनाता था तो चीज़ें जो थी, वहाँ वहाँ पर आग दे इग्नाइटेड द फायर, और उससे वो उसको कई तरह से डिफरेंट तरह से चीज़ें नज़र आती थी। उसको स्पिरिट्स और बाकी जो सैटेनिक जो पिक्चर्स थी वो उसको नज़र आती थी। मुनिया जो था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर था, और हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी बुक्स को भी स्टडी करेंगे। और उसने खुद अपने उसका एक वर्क था जिसको हम वेयर इज़ माय पेन, ग्रेस ग्रेस अबाउंडिंग, उसका एक वर्क था ग्रेस अबाउंडिंग। और उसी वर्क को उसने लिखा था। इसके अपनी लाइफ के बारे में उसने खुद हमें डिटेल दी है, और इसी वर्क में सब कुछ उसका मौजूद है। तो वी सी द टू ग्रेट इन्फ्लुएंस एट वर्क इन हिज लाइफ। एक वो इन्फ्लुएंस था जो उसके अंदर से था, फ्रॉम विद इन। एक वो इन्फ्लुएंस था जो उसके अंदर से आ रहा था, विद इन से आ रहा था। एंड जो उसकी जो उसके अंदर से था, और उसकी जो विविड इमेजिनेशंस थे, विविड इमेजिनेशंस आ रहे थे, विविड इमेजिनेशंस। एक ये था जिसमें वो डिफरेंट किस्म के विजन्स देखता था, और विजन्स का देखता था, एलेगरीज सोचता था, एलेगरीज आती थी, विजन्स आते थे, डिफरेंट विजन्स यहाँ पर उसमें मिलते हैं हमें। इसके अलावा जो पैराबल्स हैं, जो उसने पैराबल्स लिखे थे, और इसके अलावा रिवलेशंस थे इन एवरी कॉमन इवेंट, हर एक आम सी चीज़ में। जबकि दूसरी जो मोटिवेशंस थी, जो दूसरी जो इन्फ्लुएंस थी, वो थी हमारे पास विद आउटर, विदाउट थी। और ये एक स्पिरिचुअल फर्मामेंट था ऑफ द एज, कि जहाँ पर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्ट्रेंज सेक्ट थे, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके थे, जिस तरह से हमारे रिलीजियस में हैं। और तो उनके वहाँ पर क्वैकर भी थे, फ्री विलर्स भी थे, रैंकर्स भी थे, एनाबैप्टिस्ट भी थे, और इस तरह से और भी बहुत सारे थे। तो ये सारे जो थे इसकी ज़िंदगी में इसका ज़िंदगी को शेप करने में इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो एक छोटे से गांव में हेल्स तो नियर द ब्रेडफोर्ड, वहाँ पर उसकी पैदाइश होती है, ब्रेडफोर्ड, नियर ब्रेडफोर्ड।
जॉन क्यून पैदा होता है और उसके 1628 में ही वॉज द सन ऑफ द पुअर थिंकर। और उस लड़के के एजुकेशंस के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता था कि उसको पढ़ना और लिखना आता था, क्योंकि ये उन दिनों एक फैशन था और वो ये कोशिश कर रहा था कि उसे पढ़ना और लिखना आ जाए। एंड ही वॉज सून बिजी। और फिर वो जल्दी ही अपने फादर की शॉप में काम कर रहा था और उसने ख़ुद को वहाँ पर बिज़ी कर दिया था। लेकिन जब वो चीज़ों को बनाता था और उस पर जो आग और स्मोक वहाँ पर होती थी, तो वहाँ पर उसको बहुत अजीब किस्म की पिक्चर्स, पिक्चर्स ऑफ हेल, जैसे मैंने पहले भी कहा, पिक्चर्स ऑफ हेल और डेवल्स की पिक्चर्स नज़र आती थी। और ये सारे पिक्चर उसको बहुत ही ज़्यादा हंट करते थे। वो जब 16 साल का हुआ और उसकी फादर ने दूसरी दफ़ा शादी की, उस टाइम ये जो जॉन बनियन जो था, टाइम उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ जब उसके फादर ने सेकंड मैरिज की। तो वो वहाँ से भाग गया और उसने पार्लियामेंट्री कॉज के लिए जो सोल्जर थे, जो वहाँ पर जो फाइट हो रही थी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग, तो वो एज अ सोल्जर वहाँ पर आर्मी में उसने अपनी उसने उसने जॉब हासिल करनी। एंड ही बिकेम द पार्ट ऑफ द आर्मी। और इसके अलावा फिर जो रिलीजियस जो एक एक जज्बा था, एक ज़ील था, एक फर्मेंट थी उस दौर की। तो वो उसका उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस इफ़ेक्ट था बुनियान पर, उसकी सेंसिटिव इमेजिनेशन पर। वो अक्सर चर्च जाया करता था और सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जाता था कि वहाँ पर उसको सॉलिस मिल जाए। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता था तो उससे वो खौफ में आ जाता, वो उसे टेरर पकड़ लेता था। और जब वो ये प्रीचर्स को देखते थे तो ये सोचता था कि दीज आर द प्रीचर हु कैन टॉर्मेंट मी, मतलब ये मुझे तकलीफ़ देते थे। और वहाँ से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता था, उठ के भाग जाता था। और अपने डर को अपने डर को ख़त्म करने के लिए वो अक्सर स्पोर्ट्स, वहाँ पर जो विलेज ग्रीन में जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे वहाँ पर जाता, उनको देखता। और जब दोबारा से जो रात आती और ये सर वो जो दिन में जो वो स्पोर्ट्स में बिज़ी रहता था, जब वो स्पोर्ट्स खेल सब कुछ भूल जाता, तो अगेन उसके जो खौफ था, जो टेरर था, वो दोबारा से वापस आ जाता। और उसके ज़हन में बिल्कुल इसी तरह से इवल स्पिरिट्स ऑफ द पैराबल्स वो आते और ये उसको डराते। और विजन्स ऑफ द हेल एंड द डीमंस उसके जहन में आते, उसकी पिक्चर सारे उसके पिक्चर जहन में आते। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा दर्द और रिमोर्स में चीखता चिल्लाता। और इसी तरह से साल गुज़रते रहे और ये वो इसी सीन में बीमोन द सीन ऑफ हिज अर्ली लाइफ। उसे ये जो आइडिया था कि प्योरिटन का कि मैन इज़ बाय बर्थ सीनर, तो ये आइडिया उसको डराता था और इसी आइडिया से वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था कि ये मैं I'm a sinner and I will not be forgotten and I will be punished and I will be thrown into the hell and और फिर अगर मुझे हेल में फेंक दिया जाता है तो हेल का इस किस्म का व्यू होगा, वो होगा, ये होगा हेल में। सो ही वॉज वेरी मच टेरिफाइड। और जब व्हेन वी लुक फॉर देम फेयरफुली, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं उसकी उसकी एंगल से, तो ये इतना शॉकिंग क्राइम तो नहीं था, क्योंकि ये तो बस क्रिश्चियंस का एक नैरेटिव था जो प्योरिटन जिन्होंने सेट किया था। एक और बात थी कि वो स्वेरिंग बहुत करता था, कसमें बहुत ज़्यादा खाता था। और एक दिन जब वो ये टेरेबल स्वेरिंग कर रहा था, कस्में खा रहा था, तो उसने एक औरत को डरा दिया था। और फिर उसी औरत ने उसको डांट दिया, उस बूढ़ी औरत ने उसको डांट दिया था कि तुमने तो प्रोफैनिटी की है, तुमने तो गुस्ताखी की है, एंड यू विल बी पनिश्ड। और तुमने खुदा को नाराज़ किया है अपनी प्रोफैनिटी से, अपनी स्वेरिंग कस्मों से अपने खुदा को नाराज़ करते हो तुम। तो जब ये बातें उस औरत ने उसको कही, तो ये बातें उसके फ़ौरन दिल में जाकर लगी। और उसके बाद एक वॉइस ऑफ प्रॉफिट उसके दिल में आया। और उसने प्रोफेनिटी तो छोड़ दी, लेकिन फिर भी वो शर्म के मारे, अब इस डर के मारे जी रहा था कि ये तो मैं बहुत ज़्यादा सिन कर चुका हूँ, गुनाह कर चुका हूँ। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन अब उसे पछतावा था, उसे रिमोर्स था। अब वही जो डर था जो उसको
जो हेल की जो चीज़ें थी जो उसको डरा रही थी, लेकिन अब वो फीलिंग ऑफ रिमोर्स थी कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने बहुत बड़े क्राइम्स किए हैं, मैंने स्वेरिंग की हैं। और ये इस तरह से वो सब कुछ करता रहा और पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट वो इसी खौफ में गुजरता रहा। लेकिन जब उसकी शादी होती है, एक ही मैरिड he married with one of the very he married with a good man, he married to a very good woman, एक बहुत ही अच्छी औरत के साथ उसकी शादी होती है। हाँ, और यहाँ पर ये औरत बिकम अ सोर्स थी, एक ज़रिया था उसके ज़िंदगी में रिफॉर्मेशन लाने के लिए। आगे ये औरत जो थी ये ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, और ये जहेज़ में सिर्फ 2 बुक्स थे जो ये लड़की अपने साथ लेकर आई थी। और फिर ये दोनों पुअर सोल साथ में मिल गए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। लेकिन वो 2 बुक्स जो ये गुड वुमन जो ये लड़की अपने साथ लेकर आई थी, उसमें एक बुक का नाम था द प्लेन द प्लेन मैन्स पाथवे, द प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन। एक ये था टू हेवन, एक ये था, और एक और थी द प्रैक्टिस ऑफ पीटी। तो ये दोनों बुक जो थी द प्रैक्टिस ऑफ पीटी, ये लड़की अपने साथ लेकर आई थी, और इन दोनों किताबों को, इन दोनों बुक्स को बुनियाद ने पढ़ लिया था बहुत ही इंटेंशंस के साथ। और जो वो आइडिया था जो उसकी इमेजिनेशन में जो सारी चीज़ें जो पहले पाई जाती थी, अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो गई, और उसको उसने न्यू विजन देखना शुरू किया, उसने नए ख्वाब ही ड्रीम्ड, उसने कहा कि जो नए नए जो ड्रीम्स थे, ड्रीम्स ऑफ द लॉस्ट सोल, फिर उसने बाकायदा से चर्च को भी अटेंड करना शुरू किया। एंड ही बिगेन एंड स्लोली He began slowly and painfully to read the Bible, but only for himself. वो खुद अपने लिए पढ़ता था बाइबल को, but because of his own ignorance and contradictory interpretation, वो खुद से अपनी ही इंटरप्रिटेशन करता था, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो सी रियल इंटरप्रिटेशंस कर सकता था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अपने एज के जितने भी पादरी थे, जो पोप थे, जो बिशप्स थे, उसके साथ वो एग्री नहीं कर रहा था, इसलिए वो बाइबल को खुद अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन जो भी था, उस एज के एक्सप्लेनेशन से ये कॉन्ट्रडिक्शन था, लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब जो रिलीजियस क्लास के जो लोग थे, उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस थी उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ ना। जो उसको करता था, क्योंकि जो चीज़ें वो सुनता था चर्च में और जो वो पढ़ता था, उसमें काफ़ी हद तक उसको डिफरेंस पाया जाता, तो इसलिए वो उसकी मिसाल बिल्कुल उसी फिदर की तरह थी जो उसको हवा में उछाल दिया जाता है, और कभी हवा उसको यहाँ लेकर आती है तो कभी वहाँ लेकर जाती है। लेकिन वो जो भी था, उसने बाइबल अपने लिए पढ़ा था, और फिर आगे चंद साल फिर भी उसने बहुत ही टेरेबल गुजारे थे, क्योंकि ये अब नेक्स्ट जो था इसमें उसका जो स्पिरिचुअल, अब ये स्पिरिचुअल तो बन चुका था, लेकिन यहाँ पर अब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रगल शुरू हो गई थी। और नेक्स्ट फ्यू ईयर इसमें बहुत ही ज़्यादा इसने स्पिरिचुअल स्ट्रगल की, और वो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा आउटकास्ट समझने लगा था, और वो कहता था कि वो एंजल का कंपेनियन है, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि खुदा ने इन ऑर्डर टू पुट द साल्वेशन टू द प्रूफ, सो ही गोस अलोंग द रोड। एक दफ़ा वो जा रहा था ब्रेडफोर्ड के रोड पर, और उसने सोचा कि आज मैं कोई मुआजिज़ा करूँगा, आज मैं कोई मिरेकल करूँगा, और इस तरह से वो चला गया जंगल की तरफ, कि उसने वहाँ पर उससे थोड़ा सा पानी मिला जो एक जगह पर खड़ा था, वाटर इन द हॉर्स इज अ ट्रैक। तो उसने वहाँ पर चीज़ों को मारना शुरू किया कि ये पानी सूख जाए, ये पानी टू ऑल द ड्राई ट्रैक्स ही विल से
बी पैडल। तो उसने कहा कि अगर उसे उसे फिर ख्याल आया कि अगर उसने मिरेकल को परफॉर्म करना है तो उसको एक सोच आई कि उसने क्या करना है कि उसने फर्स्ट तन्हाई में जाना है और वहाँ पर खुदा के सामने उसने गिड़गिड़ाना है, उसने मिन्नतें करनी है, इबादत करनी है, तो उसके बाद वो मिरेकल अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन जब वो वहाँ पर गया फ़ौरन तेज़ी के साथ वहाँ पर किया और उसने प्रेइंग शुरू की, इबादत शुरू की, तो बीच में वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। जो वो टेस्ट कर रहा था उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने फ़ौरन गोज़ ऑन हिज़ वे मोर टेरेबल देन बिफोर। पहले से वो ज़्यादा डर डर रहा था अब जबकि वो खुद मिरेकल परफ़ॉर्म करना चाहता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ईयर ऑफ स्ट्रगल थे ये उसने गुज़ार दिए थे दैट ही चेस्ड अबाउट बिटवीन हेवन एंड हेल। सो एट लास्ट जो था वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में इमर्ज हुआ जहाँ पर इवन एज अ पिलग्रम came out of the horrible valley of the shadow soon led by intense feeling. He became an open air preacher. अब ये ओपन वो उसका ताल्लुक किसी चर्च के साथ नहीं था, लेकिन अब वो एक नॉन कन्फर्मिस्ट प्रीचर बन गया था। उसने प्रीचिंग शुरू कर दी लोगों को। वो और ये बहुत ही ज़्यादा एलोक्वेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्पीचेस थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्पीचेस वो करता था, लोगों को इम्प्रेस करता था, इवन लोगों को रुला देता था। लोग जहाँ पर ये खड़ा होता है वहाँ पर क्राउड वहाँ आके खड़े हो जाते हैं उसी ग्रीन विलेज में। लोग उसको उसको सुनते खामोशी में उसके वर्ड्स को और फिर बाद और एंड में उसको जब उसकी स्पीच ख़त्म हो जाती तो लोग दर्द में होते, आंसू में होते और ये क्या करता कि बहुत सारे लोग अपनी जो सीनफुल लाइफ थी उसको सी करने की कोशिश करते। सो एंग्लो सेक्सन्स जो थे ये आर रिमार्केबल फॉर दिस, क्योंकि ये नस्ल तो एंग्लो सेक्सन्स की चल रही थी, तो ये लोग जो थे ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी इन सारी चीज़ों को अपने आप को सही करने के लिए। However, deeply they are engaged in business and pleasure, they are still sensitive as a barometer to any spiritual influence। कि वो चाहे वो बिजनेसमैन थे या चाहे जो भी थे, लेकिन जब भी उन्हें कोई अच्छा सा प्रीचर मिल जाता तो उनको अपनी जो रियल उसकी जो उनकी जो ज़िंदगी थी वो याद आ जाती और वो लोग मतलब उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी उन उस दौर के जो प्रीचर्स थे उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका तो यही ज़रिया था कि चर्च का कि वो लोगों को यूटिलाइज कर सके, लोगों को मैनिपुलेट कर सके और सो दैट दे कैन लीव देयर ओन लाइफ हैप्पीली इन अ लग्जरी लाइफ। तो इसलिए उस पर पाबंदी लग गई कि आपने क्या करना है एज ए आप खुद जो भी करना है, आप अगर खुद नॉन कन्फर्मिस्ट हो, इफ़ यू डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन एनी सेक्ट, सो मत करो, ये आपका ज़ाती मामला है, बट यू कैन नॉट प्रीच ओपनली। आपने क्या करना है कि आपने प्रीचिंग तो नहीं कर सकते, आप लोगों को आप नहीं मुतासर कर सकते, आपने लोगों को मुतासर नहीं करना है, ना ही आपने कहीं पर बैठना है, लोगों को जमा करना है और तकरीर करनी है। एमरसन ने कहा था इसी बुनियान के बारे में, एक्सेंट ऑफ द हॉली गोस्ट। तो क्योंकि ये जो इसकी जो रिकग्निशन थी ऑफ द स्पिरिचुअल लीडरशिप लाइज द सीक्रेट ऑफ द डेमोक्रेसी। सो इस तरह से ये जो विलेज का जो थिंकर था विथ हिज स्ट्रेंथ एंड द कॉन्ग्रीगेशन एंड हिज इन्फ्लुएंस इज फेल्ट थ्रू आउट द इंग्लैंड, पूरी इंग्लैंड में, क्योंकि जो चर्च इससे नफरत करने लगा या उसको मना करने की कोशिश कर रहा था, वो इसलिए कि इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो पूरे इंग्लैंड में फैल रही थी अब। और it is a tribute to his power that after the return of the Charles to Bunyan was first to be prohibited from the holding public meeting। कि जैसे ही रेस्टोरेशन में जब चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स टू आता है तो उसको मना करता है कि आपने नहीं करनी प्रीचिंग। लेकिन बुनियान बुनियान था, वो खुद को मानने वाला था, नॉन कन्फर्मिस्ट था, उसने मना किया, उसने अपनी काम को जारी रखा, जिसके रिजल्ट में बुनियान को ब्रेडफोर्ड की जेल में इम्प्रिजन कर दिया एंड विच फॉलो ही, क्योंकि उसने रिफ्यूज़ल किया था, उसने कि मैं नहीं रुपए करूँगा, मैं आपके जो ऑर्डर्स थे, ये जो ऑर्डर्स है कि मैं अपने आप के साथ अपनी बिलीव्स कन्विक्शंस तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और को मैं प्रीचिंग नहीं कर सकता। तो ये बातें उसने इनकार किया और इसी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया।
क्योंकि ये सारी जो चीज़ें थी उन्होंने कहा था कि जो इस्टेब्लिश चर्च है अगर आपने उसके साथ एग्री करना है, उनके साथ अलाइनमेंट करनी है तो भी ठीक है, करें आप। यू कैन वर्क एज अ प्रीचर, बट अगर आप खुद से करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड। तो इसलिए वो जो था यहाँ पर उसका जो कानून था उस दौर का, रेस्टोरेशन का, उसके साथ उस कानून ने बहुत ही अनजस्ट किया उसके साथ। क्योंकि कोई भी, देयर वाज नो रिलीजियस परसिक्यूशन, उन दिनों कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि रिलीजियस पर आपको कोई सज़ा मिल जाती। लेकिन बुनियान को मिल गई थी, उसको जेल में डाल दिया गया था। एंड बुनियान वाज अलाउड टू वर्शिप व्हेन हाउ ही प्लीज्ड। ही वाज सिंपली फॉरबिडन टू होल्ड द पब्लिक मीटिंग, क्योंकि उसने कहा था कि आप करो जो आपने करना है, आपने करना है, आपने जिस तरह से भी प्रेइंग करनी है, जो भी वर्शिप करनी है आप करो, लेकिन आप पब्लिक मीटिंग होल्ड नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें उससे इनकार किया था। क्योंकि ये जो इस्टेब्लिश्ड चर्च थे, लोगों को उनके जो इसकी बातें सुन लेते थे तो लोग उसके खिलाफ हो जाते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते। तो उसके जो जजेस थे प्लीडेड विद बुनियान टू कंफर्म, कि उसके जजेस काजी जो थे उसने कहा कि तुम मान लो ये सारी चीज़ें, हमारे साथ एग्री कर लो। लेकिन बुनियान ने जो रिफ्यूज़ कर लिया, ये कहकर कि व्हेन द स्पिरिट वाज अपॉन हिम ही मस्ट गो अप एंड डाउन द लैंड कॉलिंग ऑन मैन एवरीवेयर टू रिपेंट। तो ये उसके वर्ड्स थे। और अपने रिफ्यूज़ल के साथ वी सी मच हीरोइज्म एंड लिटिल ऑब्सैनिटी, उसने बहुत ही ज़्यादा हीरोइक काम किया था क्योंकि उसने गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया था। और इसी तरह से परहैप्स समथिंग ऑफ दैट डिज़ायर, कि ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आकर आप अपने आप को खुद को मार्टायर करना चाहते हो, शहीद करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें, जब वो जेल में बंद हुआ तो उसके पास तो और कोई चारा नहीं था लेकिन सिवाय लिखने का। तो उसने लिखना शुरू किया और वहाँ पर उसने कहा जेल में कि आई फाउंड माई सेल्फ अ मैन इनकम्पोज्ड विद इन्फॉर्मेटिव्स, द पार्टिंग वॉज लाइक अ पुलिंग द फ्लेश फ्रॉम माई बोन्स, the thoughts of the hardship I thought my poor blind one might go under the wood, break my heart to pieces. Poor child, thought I, what a sorrow thou art like to have for thy portion in this world. Thou must be beaten, must beg, suffer hunger, cold, nakedness, and thousand calamities. I cannot now endure that the wind should blow upon thy। क्योंकि उसने अपने फैमिली के उसको जब जेल में डाल दिया गया तो उसको अपनी फैमिली के बारे में फ़िक्र हो गई थी, क्योंकि उसकी एक बेटी भी थी, छोटी सी बेटी थी और वो भी ब्लाइंड थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी लाइन्स पढ़ ली, ये उसने अपनी बेटी के लिए की पढ़ी थी। तो हम ये जो करेक्टरिस्टिक डिलीजियस बुनियान की जो हमने पढ़े, सेट टू वर्क इन द प्रिजन्स, वो क्या किया उसने कि वहाँ पर शू लेसिंग का उसने काम किया और इस तरह से वो कुछ पैसे कमाता था अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उसकी जो इम्प्रिजमेंट थी वो तकरीबन 12 साल रही, वो 12 साल जेल में रहा उस गुनाह के लिए जो गुनाह उसने किया नहीं था, सिर्फ उसने अपनी प्रीचिंग करनी थी। और he saw his family frequently, and for some time a regular preacher in the Baptist church in the Bradford. So he went about late at night, holding the prescribed meeting and increased his hold up upon the common people। वहाँ पर भी वो यही इसी तरह से जो उसका काम था उसने जारी रखा था। और इसका जो बेहतरीन नतीजा इसी कैद का निकल आया वो ये था कि बुनियान ने ज़्यादातर टाइम अपने पेकुलियर जो उसका जो माइंड था और उसकी जो स्टडीज़ थी, उसने टू स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ ली थी। और उसमें जो सबसे पहला जो एक बुक था प्रिजन में, जो उसने पढ़ा था प्रिजन में, जो उसने एक किताब पढ़ी थी, वो एक तो किंग किंग जेम्स का बाइबल था। एक तो किंग जेम्स का उसने बाइबल पढ़ा था और दूसरी जो किताब थी जो फॉक्सिस बुक थी, फॉक्सिस बुक ऑफ मार्था, जो ब्लडी मैरी जो था, ब्लडी मैरी जो थी, जो जिसने द सिस्टर ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हु पुट द प्योर हु पुट द प्रोटेस्टेंट, उसने क्या किया था कि प्रोटेस्टेंट को उसने जिंदा जला दिया था। ही बर्न देम अलाइव।
और इसी तरह से बहुत, क्योंकि वो कैथोलिक थी एंड उसको इसलिए तो 15 से वो लेकर 58 तक, 59 तक वो थी, और फिर बाद में उसको हटा दिया गया था। तो ये जो थी, इसने ये बुक उसने वहाँ पर लिखी थी, और जिसके नतीजे में जो उसका जो सबसे बेहतरीन जो एक वर्क था, जिसके लिए जॉन बुनियान को हम पढ़ते हैं, या उसका अभी तक लोग उससे इन्फ्लुएंस है, और ये जो काम था द पिलग्रिम प्रोग्रेस, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये बुक सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस या प्योरिटन्स या फिर किसी एक रिलीजियस के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये आपको बिंग एन इस्लामिक पीपल और आपको मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मिथ्स है वो हमारे इस्लाम में भी पाई जाती, इस्लाम में तो नहीं है लेकिन हम लोगों के दरमियान में पाई जाती हैं, वो इन सारे मिथ्स को ख़त्म कर देती हैं, कि आपका जो असल जो रिलीजन है वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो कभी भी इन चीज़ों को ऐसे नहीं मानता। जो असल जो रिलीजन है वो तो कुछ और है, लेकिन जो लोग बताते हैं वो कुछ और है। तो यहाँ पर जो उसका जो मैग्नम ओपस था वो ये था, ये पिलग्रिम प्रोग्रेस था। और उसी द ईयर विच फॉलोड आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बुनियान स्ट्रेंज वर्क, वो जो था पब्लिकेशन 1678 में इसकी पब्लिकेशंस हुई थी। और इसी बुक ने उसको एक पॉपुलर राइटर बना दिया था, एंड ही वाज ऑलरेडी द मोस्ट पॉपुलर प्रीचर, तो वो पहले से था, अब वो राइटर भी बन चुका था इन इंग्लैंड। हाँ, क्योंकि उसके जो बुक्स थे, जो ट्रैक्ट्स थे, सरमन्स थे, जो खुतबे देता था, तकरीबन 60 के करीब थे, जो उसके पेन से निकले थे। लेकिन हम जो याद करते हैं उनकी जिन सारी राइटिंग्स को, या फिर हम पढ़ते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पिलग्रिम प्रोग्रेस था, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर उसका एक उसकी एक किताब थी। एंड वी एडमायर हिम वेरी मच, उसकी जितनी भी एक्टिविटी है, क्योंकि बाद में उसकी जो परफेक्ट मेंटल बैलेंस के साथ उसने जो चैरिटी के साथ, ह्यूमर के साथ इन सारी चीज़ों को किया था, ही वाज रिमार्केबल। और ये जो सारी चीज़ें कि उसके जो दुश्मन थे उसके लिए जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किए थे, सो ही अराउज और एंथुजियाज्म बाय हिज टॉलरेंस सेल्फ कंट्रोल्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। वो दुश्मन इसने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, सिर्फ और सिर्फ वो प्रीचिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल किया, और इसी ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। हमें सिंसियरिटी सीखने को मिलती है उसकी लाइफ से, कि हमें सिंसियर रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो, किस किस्म की भी हो, हमें काम रहना चाहिए। और तकरीबन 16 ईयर दिस वंडरफुल एक्टिविटी कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शंस, उसने अपने काम को जारी रखा, और उसने प्रीचिंग भी की, अपनी अनयूजुअल पावर के साथ सरमन्स भी दिए। और एक दफ़ा जब वो फिर, क्योंकि दो दफ़ा जो बुनियन को प्रिजन में डाल दिया गया था, लेकिन फिर जब उसको खोल दिया तो फिर एक दफ़ा वो जा रहा था, राइडिंग कर रहा था, और वहाँ से उसकी जो डेथ हो गई थी उसमें। तो वर्क ऑफ द बुनियन में अगर हम देखते हैं तो द ग्रेट एलेगरी, उसने एलेगरीज का भी जिक्र किया है, उसने एलेगरीज लिखे हैं, एलेगरीज भी लिखे हैं। और एलेगरीज में जो सबसे पहला जो उसने जो खुद जिससे वो इंस्पायर था, वो था स्पेंसर की एलेगरी थी। स्पेंसर की एलेगरी में कौन सी थी? फेरी क्वीन एक एलेगरी थी। और फेरी क्वींस डांटे की डिवाइन कॉमेडिया, डांटे की हमारे पास है डिवाइन कॉमेडिया, डांटे की डिवाइन कॉमेडिया है। और बुनियान की जो ये पिलग्रम प्रोग्रेस है, पिलग्रम प्रोग्रेस है, ये तीनों एलेगरी जो थी, ये सबसे ऑल टाइम फेवरेट एलेगरी है पूरे लिटरेचर की। एंड द फर्स्ट अपील टू द पोइट, द सेकंड टू स्कॉलर, एंड द थर्ड टू द एवरी एज एंड कंडीशन। ये सिर्फ पोइट के लिए है,
ये स्कॉलर के लिए है और ये हर एक, एज आई सेड दैट, अगर आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप ज्यूस हैं, आप जो भी हैं, जो भी सेक्ट से आपके ताल्लुक हैं, इफ़ यू रीड इट यू विल फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, क्योंकि देर इज़ अ पर्सन, द एलिगोरिकल पर्सन, द क्रिश्चियंस, ही हैज़ अ बर्डन his shoulder, unable to move. He wanted to release his burden, the burden of his sin. And there was a true way that when he decided to follow the true way, his wife, his children opposed him and stopped him not to follow the way. But he decided that I will follow the true way, and whatever comes in the way, I will overcome those obstacles. And then on the way, he was deceived by many different worldly wise. The priest, and there was the sludge, and there was the gate, and there was the river of death, and after the river of death, before the river of death, there was the sword, there was the Christians, there was the Jesus Christ, there was vanity, there was the market of vanity, there was other things as well. So, shadow, the darkness. He was sometimes captivated by the people. He fight and he escaped from the things, and he moves on the road, and finally when he crosses the river of death, so he make it into the heaven. तो इस तरह से एक बिल्कुल प्रोग्रेस है और बहुत ही खूबसूरत ये लिखी है, ये पिलग्रिम प्रोग्रेस, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड to at least read it the summary if you cannot read the text of the pilgrim progress, so must read the summary of this work. तो ये था, ये बहुत ही सक्सेसफुल वर्क था, एंड ही डिड इट. बाकी जितने वर्क थे बुनियाद के, उसमें हमारे पास आता है द होली वॉर. द होली वॉर भी है हमारे पास, जो उसने 1665 में पब्लिश उसने किया था. और ये सबसे पहला वर्क था बुनियाद का. इट इज़ अ प्रोज पैराडाइज लॉस्ट इन वर्स था मिल्टन का, लेकिन ये हॉली वॉर जो था ये इन प्रोज फॉर्म में था, एंड अनडाउटेबली नोन एज रिमार्केबल एलेगरी. अगर ये वहाँ पर हमारे पास पिलग्रिम प्रोग्रेस नहीं आता, तो हॉली वॉर विल बी कंसिडर्ड हिज मोस्ट फेमस वर्क. इसके अलावा जो ग्रेस बॉन्डिंग का जो जिक्र यहाँ पर मैंने खुद किया कि ये वो वर्क था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वर्क था ग्रेस, यहाँ ये सबसे ऊपर ग्रेस अबाउंडिंग, ये वो वर्क था जिसमें हमें उसके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. पिलग्रिम प्रोग्रेस था. इसके अलावा द लाइफ एंड the life and the death of Mr. Bedman. Again, one of his the most realistic character, which is the precursor of the modern novel. And in 1684, the second part of the Pilgrim Progress also published, where the journey was taken by the Christian's wife, Christiana, and her children to the city of delight. And तो ये उसका वर्क था, और he was considered to be one of the most great and famous writer of the age. Thank you so much.